हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसे ट्रैक किया जाता है और फिर मन बनाया जाता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो किस प्राइस में इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है केम्प्लास सनमार्क। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले एक डीप डाइव वीडियो बना रखा है, जहां पर हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को काफी डिटेल में समझा रखा है, क्या प्रोडक्ट्स है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्यों ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड पूरी केमिकल प्लांट इनके स्टैब्लिश हो रखे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि अभी जो इनका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया उसको हम लोग डायग्नोस करेंगे, समझेंगे कि रिजल्ट खराब आया तो क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण है और फर्दर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कंपनी में क्या देखना चाहिए। बट रिजल्ट्स के पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में एक जिस्ट में बता दूं। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो कैम्प्लस पे नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा या आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा जिस्ट बताता हूँ कि कंपनी करती क्या है। केम्प्लस सनमार लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ एसएचएल केमिकल ग्रुप विच इन टर्न इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सनमार ग्रुप। तो बेसिकली ये कंपनी सनमार ग्रुप की एक कंपनी है। दे आर वन अमंग द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन साउथ इंडिया। तो मेनली इनका बिजनेस साउथ इंडिया में है। It is a major manufacturer of specialty chemicals like specialty paste PVC resins and custom manufactured chemicals of agrochemical, pharmaceutical and fine chemicals. तो बेसिकली इनका बिजनेस क्या चीज में है, ये लोग स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, जहां पर लोग ये लोग पेस्ट पीवीसी रेजिन्स बनाते हैं। पीवीसी रेजिन्स पीवीसी पाइप्स बनाने में काम आता है, और वो पीवीसी पाइप्स क्या होता है जो बिल्डिंग्स में हम लोग देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम में यूज किया जाता है। फिर इन लोग कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं, जहां पर ये लोग एग्रोकेमिकल्स, फाइन केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। ये लोग दे ऑल्सो प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा, जो बेसिक केमिकल्स होते हैं वो भी बनाते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, क्लोरोमीथेन प्रोडक्ट्स हो गए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, रेफ्रिजरेंट गैस हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि इनका तीन मेन क्या डिवीजन है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और फिर बेसिक केमिकल्स बनाने का भी काम है, जहां पर कॉस्टिक सोडा, क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और रेफ्रिजरेंट गैस। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड केमिकल प्लांट्स इन द कंट्री विथ क्लोज्ड मैन्युफैक्चरिंग लूप। तो इनका जो प्लांट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, और इसको अगर आपको समझना है तो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें काफी डिटेल में मैंने पूरा समझा रखा है। इनकी एक सब्सिडरी है, उसके थ्रू ये लोग सस्पेंशन पीवीसी भी बनाते हैं। ये तो था पेस्ट पीवीसी रेजिन्स, और उसके अलावा सस्पेंशन पीवीसी भी ये लोग बनाते हैं थ्रू देयर होली ओन्ड सब्सिडरी केम्प्लास्ट कुडालोर विनाइल्स लिमिटेड। ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है, इसके थ्रू ये लोग सस्पेंशन पीवीसी का काम करते हैं। केम्प्लास्ट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन्स इन द कंट्री एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सस्पेंशन पीवीसी। तो पेस्ट पीवीसी में सबसे लार्जेस्ट है ये लोग, और जो सब्सिडरी कंपनी जो सस्पेंशन पीवीसी बनाती है उसमें दे आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। Chemplast plays a pioneer role in field through ingenious choice of feedstock and manufacturing process and efficient eco-friendly practices. Chemplast is one of the industry leaders in sustainability practices. तो ये इंडस्ट्री लीडर है when it comes to production of PVC and paste PVC। तो ये आपको बेसिक आइडिया हो गया कि कंपनी करती क्या है। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं इनका जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करते हैं। तो फिलहाल अगर हम इनके नंबर्स को देखें तो इनका नंबर्स आप देख सकते हैं। मार्केट कैप अभी 5,770 रुपये है। करेंटली ये 365 रुपये पे ट्रेड कर रही है। ऊपर ये 685 तक जा चुका है। अगर मैं 52 वीक हाई का बात करूं तो ये 685 तक ऊपर जा चुका है, और नीचे अगर देखें तो 357, जो हो सकता है रिसेंटली कभी गया होगा। तो ये एकदम अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी देखे तो 9.6 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 113 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 51.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटीज 51.3%। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का ह्यूज रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो क्वेश्चन आता है, जब रिटर्न इतना अच्छा कंपनी ने दिया है तो स्टॉक प्राइस अचानक से 685 से 365 एकदम अपने 52 वीक लो पे क्यों चल रहा है। तो यही डिफरेंस होता है जब हम लोग बिजनेस को एनालाइज करते हैं डीपली, तब आप समझ पाएंगे इन सब सवालों का जवाब क्या होगा। आप सिर्फ नंबर देखेंगे कि रिटर्न इतना अच्छा है,
इतना नीचे गिर चुका है, तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाए। आपको लगेगा कि ये नीचे आ गया है तो नीचे में हम लोग खरीद लेते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग होगा। बट बिजनेस को समझे बिना इस तरह का बाइंग बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जरूर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा कि मार्केट तो कोई बेवकूफ नहीं है, मार्केट से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। तो कुछ ऐसा रीजन होगा जिसके वजह से इसका स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहा है, और हमें इसी चीज को समझना है। इनका डेट का मैं बात करूं तो डेट इनके पास 925 करोड़ का डेट है, डेट इक्विटी 0.5। तो डेट को लेके या कैश को लेके ज्यादा दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स बिलो 1 है, विच इज गुड, बट प्राइस टू बुक 3.23 है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न का बात है। नॉर्मली इस तरह की केमिकल कंपनीज में इतना हाई प्राइस टू बुक हम लोग नहीं देते। कैश इनके पास देखिए ऑलमोस्ट 1230 करोड़ का कैश है। तो नेट डेट बेसिस पे कंपनी अभी भी नेट डेट फ्री है। ईवी बाई बिटा 5 का है, विच इज ओके। इनका आप चार्ट देख सकते हैं रेगुलर किस तरह से का शेयर प्राइस यहाँ पर ऊपर 670 बनाया था, उसके बाद रेगुलरली गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। और मैं बोल सकता हूँ ये एकदम एक बियरिश ट्रेंड में चला गया, क्योंकि अपने 50 डीएमए 200 डीएमए दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, और नीचे जाते जा रहा है, तो एक बियर जोन में कंपनी चला गया है। पीयर कंपैरिजन का भी कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट्स देखते हैं तो सेल्स हम लोग अगर देखें तो जून में 1400 करोड़ का सेल था, मार्च में 1800 करोड़ का सेल था, और उसके पहले दिसंबर में 1400 करोड़। तो मार्च में अगर देखें तो मार्च में 1800 करोड़ का सेल से गिर के एकदम 1400, और 1400 से 1100। तो यानी लास्ट 2 क्वार्टर से टॉप लाइन गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। ठीक है, वो भी चलता है, कभी कभार हो सकता है कि टॉप लाइन थोड़ा गिरे। नेक्स्ट चीज आप देखिए, पिछला सितंबर में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 21%। ये गिरते 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 8% रह गए। यानी ऑपरेटिंग मार्जिन 19 हुआ, फिर 14 हुआ, अब यहां से एकदम ही 8 हो गया। तो इतना खराब रिजल्ट का किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था मार्केट में, कि मार्जिन इतना ज्यादा अचानक से फॉल हो जाएगा। टॉप लाइन भी फॉल हो रहा है, मार्जिन भी फॉल हो रहा है। अदर इनकम तो ठीक है, 12-13 करोड़ जो भी आता रहता है। इंटरेस्ट आप देखिए बढ़ रहा है, कहाँ 35-36 करोड़ का ब्याज लगता था, अभी 40 करोड़ का ब्याज हो गया। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, सारे बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट है। डेप्रिसिएशन ठीक है, 33 करोड़ का है। टैक्स जो लगना है वो लग रहा है, टैक्स 8% ही इन्होंने दिया है। तो अगर लॉजिकली देखें तो टैक्स यहाँ पर अगर 25% कैलकुलेट करें तो ये प्रॉफिट और ज्यादा कम हो जाता है। 30 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट रह जाएगा, तो अर्निंग पर शेयर और भी ज्यादा गिर जाएगा। तो कहा 15 रुपया ईपीएस करने वाली कंपनी सिर्फ 2 रुपया का ईपीएस कर रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इनका शेयर प्राइस रेगुलरली गिर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब पास्ट परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं, बट जो करंट परफॉर्मेंस है उसको अकाउंट करें, और आगे वाला जो फ्यूचर दिख रहा है उसको अकाउंट करें, तो देर इज अ कंसर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनके बैलेंस शीट को देखते हैं कि सितंबर का बैलेंस शीट कैसा है। तो शेयर कैपिटल इनका 79 करोड़ है, रिजर्व्स में इनके पास 1700 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 925 करोड़ है। तो डेट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, आप देख सकते हैं। अदर लाइबिलिटीज भी थोड़ा सा बढ़ा है, 31 करोड़ 3100 करोड़ का है। फिक्स्ड एसेट इनका 3200 करोड़ का है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी 73 करोड़ का चल रहा है, और अदर एसेट्स में इनके पास 2500 करोड़। कैश फ्लो मार्च का है डेटा हमारे पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं सितंबर में क्या है, सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। प्रमोटर के पास 54.99% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना 1% करीब होल्डिंग घटाया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास उतना ही होल्डिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर फॉल आया है। और पब्लिक के पास थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो बिग प्लेयर है वो यहाँ से आउट हो रहे हैं, और धीरे धीरे दोबारा से पब्लिक के हाथ में ये शेयर आते जा रहे हैं। तो देर इज अ बिट ऑफ कंसर्न। तो हम लोग अब समझते हैं कि आखिर कारण क्या है, ये रिजल्ट जो इतना खराब आया बिजनेस वाइज, उसमें क्या कारण है। कुछ तो कारण डेफिनेटली रहा होगा, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनका बिजनेस कैसा चला है, या क्या कारण है यहाँ पर गिरने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका अगर Q2 लास्ट ईयर और Q2 दिस ईयर कंपेयर करें तो रेवेन्यू 29% गिरा है। इबिटा जो है 72% गिरा है। तो रेवेन्यू तो 29% गिरा है, वो अपने आप में एक डाउनफॉल है ही। सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो इबिटा पे आया, ऑलमोस्ट 72% गिरना, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट खत्म हो गया। मार्जिन जो 20% 21% के आसपास हुआ करता था, वो एकदम घट के 8% रह गया। प्रॉफिट जो है 75% गिर गया, प्रॉफिट मार्जिन 9% से एकदम 3% पे आ गया। अगर हाफ ईयर का भी परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू 1% गिरा है, इबिटा 41% गिरा है, और प्रॉफिट 56% गिर चुका है। अब आते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या है जो समझने का है।
पूरे अनसर्टेनिटी इन द प्राइसिंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूस, यानी प्राइस प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है कि जिस दाम में ये लोग पीवीसी बेचा करते थे पहले, मार्केट में अब पीवीसी का वो प्राइस रहा नहीं, प्राइस पीवीसी का मार्केट में एकदम डिप हो गया। और ये अनसर्टेनिटी अभी भी कंटिन्यूड है फॉर पेस्ट पीवीसी एंड सस्पेंशन पीवीसी, और इनका मेन बिजनेस ही ये दो प्रोडक्ट का। फीडबैक, फीड स्टॉक मतलब जो काइंड ऑफ रॉ मटेरियल समझ लीजिए। तो इनको बनाने में, यानी पीवीसी को बनाने में जो लगता है, ईडीसी और विनाइल क्लोराइड मोनोमर, ये दो फीड स्टॉक के तौर पे काम करते हैं। तो रॉ मटेरियल का प्राइसेस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, द प्राइसेस हैव आल्सो ड्रॉप्ड ऑल्दो विद अ लैग, बट बहुत देरी से ड्रॉप हुआ है। यानी इसका प्राइस, जो फिनिश गुड्स का प्राइस है, वो तो बहुत पहले गिर चुका, बट रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग का रॉ मटेरियल का खर्चा उतना ही लग रहा है, जबकि सेलिंग प्राइस काफी ज्यादा गिर चुका है। तो वो मार्जिन जो स्प्रेड मिलता है, जो मार्जिन मिलता है, वो एकदम डिप हो गया। The benefit, however, will be realized only once PVC prices stabilize. तो मैनेजमेंट खुद मान रही है कि अगर बेनिफिट आना है तो वो तभी आएगा जब पीवीसी का प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। अभी वो रेगुलरली गिर रहा है, और एक्सपेक्ट दीज टू स्टेबलाइज बाय द एंड ऑफ Q3, और Q3 के एंड में जाके बोल रहे हैं हो सकता है ये स्टेबलाइज हो। वॉल्यूम्स को लेके क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम्स आर बैक टू नॉर्मल, वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट विटनेस्ड एंड इंक्रीज इन हाफ ईयर कंपेयर टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड। तो ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम्स दोबारा नॉर्मल हुआ है, जितना बिकता था उतना बिक रहा है। अगर हम पिछले हाफ ईयर को इस हाफ ईयर से कंपेयर भी करें तो हम लोग देखेंगे इस बार ज्यादा वॉल्यूम्स हुआ। बट पिछले हाफ ईयर को कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछला हाफ ईयर जो था पिछले साल का, उसमें 3 महीना ऑलमोस्ट जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो वो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। उस समय तो वैसे ही बिजनेस बंद था। तो उससे कंपेयर करके अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला बात नहीं है। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोल रहा है हेल्दी डिमांड शो कर रहा है Q2 में भी। इन Q2 FY23 अदर केमिकल्स डिलीवर्ड 37% इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो अदर केमिकल जो इनका बहुत छोटा पोर्शन है, ऐसा नहीं कि अदर केमिकल से बहुत ज्यादा बिक्री आता है, ये पोर्शन जो है बिजनेस का बहुत छोटा पोर्शन है, उसमें अगर 37% सेल्स राइज भी हुआ है तो वो बैलेंस शीट को या अपने नंबर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। प्राइमरीली लेड बाय द ग्रोथ इन बोथ वॉल्यूम्स एंड प्राइस ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये क्यों हुआ है? क्यों 37% का राइज हुआ? क्योंकि कॉस्टिक सोडा का प्राइस बढ़ा है और उसका बिक्री भी थोड़ा सा इनका बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल इंक्रीज बाय 132 करोड़। तो दिस इज अ कंसर्न कि पावर और फ्यूल का कॉस्ट 132 करोड़ बढ़ गया, पावर का कॉस्ट, और फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया 61 करोड़ से कंपेयर टू लास्ट ईयर हाफ ईयर। तो दिस इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन कोल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कोल का प्राइसेस रेगुलरली बढ़ रहा है, नेचुरल गैस का प्राइसेस रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद रेगुलरली बढ़ रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इनका इनपुट कॉस्ट हर जगह बढ़े जा रहा है और फिनिश्ड गुड्स का दाम गिरे जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि जब इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ रहा है तो फिनिश्ड गुड्स का दाम इतना गिर क्यों रहा है? तो in half year FY23, the company has spent 115 crore for capex. Both paste PVC and custom manufacturing expansion is on track. हेल्दी कैश बैलेंस इनके पास 1400 करोड़ का है, तो नेट कैश पॉजिटिव कंपनी। मैनेजमेंट का क्या बोलना है? बोल रहे हैं कि सिचुएशन बहुत यूनिक है, बहुत ही अलग सिचुएशन है, जैसा नॉर्मली देखने नहीं मिलता है। द यूनिक सिचुएशन दैट पीवीसी इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूड थ्रू दिस क्वार्टर। आवर बिजनेस कंटिन्यू टू फेस हेडविंड्स, हेडविंड्स यानी प्रॉब्लम्स एक तरह से, कि आगे ग्रोथ नजर नहीं आ रहा। हेडविंड्स मतलब आपके ऊपर एक सीलिंग लग गया, अब यहां से आप नीचे ही जा रहे हो, आप ऊपर जाने का रास्ता आपको दिख नहीं रहा। एज वेल एज ड्यू टू जीरो कोविड पॉलिसी ऑफ चाइना, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर एंड ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर। यानी आपका इनपुट कॉस्ट, यानी जहां से आप इनपुट सोर्स करते हो वो बढ़े जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। कोल का प्राइस बढ़ रहा है, फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, ये सब बढ़े जा रहा है। दूसरे तरफ आपका सेलिंग प्राइस घटे जा रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस में चाइना आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के आ रहा है। कैसे? वो देखिए क्या बोल रहे हैं। चाइनीज शटडाउन related to zero COVID policies led to inventory buildup in China and continuous dumping into India। यानी पीवीसी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में चाइना है। तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है, बट लॉकडाउन की वजह से, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां रेगुलर लॉकडाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन वहां बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, इन्वेंट्री बिल्डअप होते जा रहा है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग अपना इन्वेंट्री कितना दिन तक अपने पास रखेंगे? वो लोग अल्टीमेटली इंडिया में डंप कर दे रहे हैं। डंप का मतलब है ऑलमोस्ट आधा पौना दाम पे इंडिया में बेच दे रहे हैं। दो सम रिडक्शन हैज बीन विटनेस्ड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, डंपिंग में थोड़ा सा कमी आया है, बट अभी भी डंपिंग चले जा रहा है।
With our strong balance sheet and portfolio of product, we have been able to fare reasonably well in this extremely tough situation. बोल रहे हम लोग का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, इस वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब दिक्कत तो आया है, बट हम लोग इसको झेल पा रहे हैं इस दिक्कत को, क्योंकि हम लोग का बैलेंस शीट स्ट्रांग है। बट दूसरी कंपनी जिसका बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होगा, उन लोग के लिए तो सरवाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। And portfolio of products, we have been able to fare reasonably well in extremely tough situation. We closed the first half of the year with flat top line and double-digit EBITDA margin of 11%. Falling price of finished goods coupled with increasing energy cost have resulted in reduction of margin. तो मार्जिन क्यों गिरा है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, इनपुट कॉस्ट बढ़े जा रहा है और सेलिंग प्राइस इनका गिरे जा रहा है, तो दोनों तरफ से मार्जिन में इंपैक्ट आ रहा है। We believe that both PVC and suspension PVC prices are nearing the bottom, and with lower feedstock price, we expect to see upturn from Q4 onwards. तो बोल रहे हैं कि अभी इसका प्राइस जो मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये बॉटम पे पहुंच गया है, और Q4 से ये धीरे धीरे प्राइसेस दोबारा से बढ़ना चालू हो जाएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइनीज पॉलिसी। चाइनीज का जीरो कोविड पॉलिसी क्या कंटिन्यू रहेगा, क्या वो लोग इसी तरह से लॉकडाउन लगाते रहेंगे, ये एक देखने का और ट्रैक करने का चीज होगा। जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि चाइना अपने पॉलिसीज में कुछ ऐसा कर रहा है कि अब वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से शिफ्ट होके कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होने का कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी पॉलिसीज आ रहे हैं वो थोड़ा सा बिजनेसमैन के अगेंस्ट में आ रहे हैं, और लेबर लॉस जो वहां बनाए जाएंगे वो थोड़ा लेबर के फेवर में बनाए जाएंगे। अभी तक इतने साल उनको अपना ग्रोथ चाहिए था, तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पॉलिसीज बनाया सब इन्वेस्टर के फेवर में, बिजनेसमैन के फेवर में बनाया, और वहां पर उस वजह से क्या हुआ, इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकम इनइक्वालिटी को वहां पर रिड्यूस किया जाए, तो बहुत लेबर फ्रेंडली पॉलिसीज आएंगे, तो वहां बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो चांसेस है कि इतना आसानी से ये लॉकडाउन और ये सब बहुत आसानी से लोग नहीं हटाने वाले, बट वी नीड टू ट्रैक। हम लोग को चाइना पे नजर रखना होगा। अगर आप इस कंपनी के में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आप इन्वेस्टमेंट करने का मन रखते हो, तो आपको चाइनीज इकोनॉमी को रेगुलरली ट्रैक करते रहना होगा कि वहां क्या चल रहा है। पीवीसी के प्राइसेस को ट्रैक करते रहना होगा कि प्राइसेस बढ़ रहा है या घट रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी में अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, इनके काम करने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो प्ले आउट हो रहा है वो पूरे इंडस्ट्री के लिए प्ले हो रहा है, इसमें कंपनी का इंडिविजुअल लेवल पे कोई गलती नहीं है। हाँ, पर इसका इम्पैक्ट कंपनी पे आएगा, हो सकता है प्राइस यहां से भी और गिर जाए। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, तो आपको चाइनीज इकोनॉमी पे थोड़ा ट्रैक करते रहना होगा, पीवीसी का क्या डिमांड चल रहा है, चाइना से डंपिंग कंटिन्यू है कि नहीं, इन सब चीजों को थोड़ा सा ट्रैक करते रहना पड़ेगा। Based on the current trends, the custom manufacturing business is expected to grow 30% in FY23। तो ये अच्छा बात है कि कस्टम मैन्युफैक्चरिंग इनका इंप्रूव हो रहा है। Recently, we have signed a letter of intent with global innovator to supply an advanced intermediate for recently launched active ingredient। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इंटरमीडिएट बनाने के लिए, उसका ये लोग ऑलरेडी एक ग्लोबल इनोवेटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जहां पर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। To cater to the additional volumes of custom manufacturing business, we plan to increase the capacity in phase one itself and fast track the expansion। तो इनको क्योंकि इनोवेटर कंपनी से इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये लोग अपना एक्सपेंशन को बोल रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक पे करेंगे। एंड वी एक्सपेक्ट टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दिस सेगमेंट इन कमिंग ईयर्स। तो आने वाले सालों में इस सेक्टर में इनको काफी बड़ा ग्रोथ दिखता है। कॉस्टिक सोडा प्राइसेस हेल्दी है, तो कॉस्टिक सोडा से तो अच्छा आ रहा है इनका। डिमांड फॉर क्लोरोमीथेन इज ऑल्सो स्टेडी, वहां ना गिर रहा है ना कोई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्लोरोमीथेन से डिमांड इज ओके। There have been few capacity additions recently which could have a temporary impact on the prices। तो मैनेजमेंट बोला है कि कैपेसिटी एडिशन हुआ है क्लोरोमीथेन में इंडिया में, जिसके वजह से सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस में आगे चल के इम्पैक्ट आ सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिमांड इंक्रीज्ड ऑन द बैक ऑफ इंप्रूव डिमांड फ्रॉम पेपर इंडस्ट्री। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिमांड पेपर इंडस्ट्री में काफी होता है, तो वहां से डिमांड आ रहा है, तो आउटलुक वहां पर पॉजिटिव है। और क्योंकि पेपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्राइसेस भी राइजिंग। ठीक है। एनर्जी कॉस्ट कंटिन्यू टू रिमेन हाई विद कोल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस इन अपवर्ड ट्रेंड। तो कोल का दाम भी बढ़े जा रहा है, और नेचुरल गैस का दाम भी हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलरली सरकार भी बढ़ा रही है। तो दीज आर कंसर्न्स विद द कंपनी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स चल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहा है बिजनेस में, कहां पर बिजनेस में दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से नंबर थोड़े से खराब हुए।
अब ये हमें एज एन इन्वेस्टर एनालाइज करना है या अपना कन्विक्शन बनाना है कि क्या आने वाले 2 क्वार्टर या Q4 ऑनवर्ड्स जो मैनेजमेंट ने कहा है कि प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, इंप्रूव होने लगेगा, क्या एक्चुअली ऐसा होगा या अभी भी कंसर्न है। और ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, चाइना पे डिपेंड करता है कि चाइना से डंपिंग कंटिन्यू रहता है या डंपिंग धीरे धीरे गिरता है। तो ये हम लोग रेगुलरली ट्रैक करते रहेंगे, मैं कोशिश करते रहूंगा जैसे जैसे फंडामेंटल्स चेंज हो वीडियो बना के अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में और फर्स्ट टाइम आपने हमारा वीडियो देखा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, और भी बहुत सारी नई नई कंपनीज पे डीप डाइव एनालिसिस करेंगे जहां हम लोग पूरे बिजनेस को एनालाइज करेंगे। तो वो नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट आपके दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी मिले, वो लोग भी सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो उनके साथ भी ये वीडियोस को शेयर करिए, ताकि वो भी बिजनेस को समझ सके, बिजनेस को एनालाइज कर सके, उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन और कन्विक्शन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।